तो भैया सभी स्टूडेंट्स को नमस्ते 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 नमस्ते। आप सभी का स्वागत है लर्न एंड शेयर के इस प्लेटफॉर्म पर आज की इस एक और धमाकेदार क्लास में, जिसमें हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। और जैसा कि आप सबकी रिक्वेस्ट थी कि भैया केमिस्ट्री 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 भी पढ़ लेते हैं, तो केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो केमिस्ट्री में हमारा पाठ नंबर 2 है, अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो अब देखो केमिस्ट्री तो भैया फिर थोड़ा याद करने वाली बातें हैं यहाँ पे। लॉजिक तो मैं तो बताऊंगा ही आपको, लेकिन फिर भी आपको काफी सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी जैसे वो हैं, एज इट इज आपको उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सभी जने तैयार हैं? बोलो शुरू करें आज की इस कक्षा को। और आज हमने लिखा है वैसे तो इंट्रोडक्शन है, ये हमारे सर ने इंट्रोडक्शन कर दिया है इसको, ये अलग से आ गया है यहाँ पर, इसको इग्नोर करना आप लोग। तो दिस इज इंट्रोडक्शन। आज परिचय, लेकिन परिचय नहीं, हम लोग तो इस चैप्टर का जो गहरा कोर है, जो मर्म है ना, उसको आज की इस पहली क्लास में समझने वाले हैं। मैं आपको पहले एक बार ये बात बताता हूँ। देखो असल में साइंस पढ़ने का तरीका क्या होता है। साइंस पढ़ने का जो असली तरीका है वो ये है कि मैं आपको पहले प्रैक्टिकल करके कुछ दिखा दूं और फिर मैं आपसे पूछूं कि अब बताओ आपको क्या समझ में आया। आप परिभाषा बनाने की कोशिश करो, आप समझाओ कि क्या हुआ। तो अगर ऐसा हम करें तो ये एकदम सही स्ट्रेटेजी है आपके अंदर कंसेप्ट को उतारने की, आपके अंदर एक विजुअल मेमोरी उतारने की, बजाय कि हम क्या करें, केवल आपको लिखवाएं और ऐसा बोलें कि ऐसा मान लो ऐसा 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 होता है और आप उसको याद कर लो। फिर ये बेकार तरीका है। और हमारे देश में अभी जो तरीका फॉलो किया जा रहा है वो यही है जो कि बेकार तरीका है। जबकि पहले के जमाने में हमारे जो गुरुकुल हुआ करते थे वहां ऐसा नहीं होता था। सारा जो नॉलेज था वो प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज था, सामने प्रैक्टिकल होता था, फिर थ्योरी बोलते थे कि ये लिख लो, अब ये समझ लो। इसका ये मतलब है। जैसे अभी आप देखोगे पिछली क्लास जो थी हमारी यहाँ पर, उसमें भी हम लोगों ने प्रैक्टिकल्स किए। देखो 10th क्लास की साइंस की क्लास थी, तो उसमें अपन ने प्रैक्टिकल्स किए। ये कुछ केमिकल हैं यहाँ पर हमारे पास में, और भी हैं हमारे पास में यहाँ पर केमिकल्स हैं, टेस्ट ट्यूब्स के पूरे। देखो इसमें से अभी भी गैस निकल रही है, यहाँ पर देख रहे हो बुलबुले उठ रहे हैं इसमें, इतने सारे छोटे छोटे से, अगर आप देख पा रहे हो तो खूब सारे बुलबुले इसमें उठ रहे हैं। तो यहाँ पर गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है, रिएक्शन हो रही है। तो ये इस तरह की जो अप्रोच है, हम चाहते हैं कि हम लोग इससे पढ़ाई करें, लेकिन दुख की बात है। तो आज मैं इसी जो दकियानूसी अप्रोच है, पहले मैं आपको समझाने वाला हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको आने वाले लेक्चर्स में फिर ये समझा दूं पहले कंसेप्ट, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा। अगर मान लो हम सामने ही होते आप हमारे, तो फिर मैं ज़रूर आपको पहले प्रैक्टिकल करवाता और फिर जो है थ्योरी लिखवाता। लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसी तरीके को फॉलो कर रहे हैं। और आज फिर आप लोग क्या करें, सबसे पहले जो है अपने हाथ में एक कॉपी और एक पेन ले लें, तो हम अपना कार्यक्रम जो है लिखना शुरू करें। तो देखो हमारे को यहाँ पे पूछा गया है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये हमारे पाठ का नाम है। तो पदार्थ सबको पता है, मैटर, पहले चैप्टर में हमने इसी के बारे में पढ़ा रसायन विज्ञान में। मैटर या पदार्थ का मतलब क्या होता है, हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और जो कुछ ना कुछ स्थान घेरती है, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं, या उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, द्रव्य बोलते हैं। पदार्थ, द्रव्य, मैटर एक ही बात है। मैं लिख देता हूं, चलो एक बार, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो एक बार पुराना देख लेते हैं। पदार्थ, द्रव्य, द्रव नहीं, देखो द्रव अलग शब्द है, द्रव का मतलब होता है लिक्विड, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। और एक और अंग्रेजी में शब्द है हमारे पास में मैटर, और हमारा मैटर अलग होता है। अरे क्या मैटर चल रहा है, क्या मैटर चल रहा है, मतलब ऐसे होता है ना, पंगा हो जाता है, कोई चक्कर चल रहा होता है, क्या मैटर चल रहा है, ऐसे पूछते हैं। तो ये वाला मैटर वो नहीं है, पदार्थ वाला मैटर है। क्या है परिभाषा इसकी हमारे पास में, वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो एवं स्थान घेरती हो, भले थोड़ी सी जगह घेरती है हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं,
पदार्थ या द्रव्य या मैटर कहते हैं। एनीथिंग, हर वो चीज जो कुछ स्थान घेरती है, कुछ जगह घेरती है। जैसे मैं हूं तो कुछ जगह घेर रहा हूं ना, खड़ा हूं तो कुछ जगह घेर रहा हूं, कोई भी चीज, और मेरा कुछ द्रव्यमान भी है, 60 किलो 65 किलोग्राम, ऐसा। तो हर वो चीज क्या है? पदार्थ है। अब हमसे सवाल पूछा गया है कि यार क्या हमारे आसपास की जो चीजें हैं वो शुद्ध हैं क्या? तो देखो, शुद्ध होने का मतलब ये है कि वो शुद्धता हर एक के लिए अलग अलग परिभाषा है। जैसे मेरी मम्मी अगर दूध खरीद रही है तो मेरी मम्मी के लिए शुद्ध दूध का मतलब है कि उसमें पानी मिलाया हुआ नहीं होना चाहिए। सही बात है कि अगर कोई मान लो चावल खरीद करके आ रहा है या गेहूं खरीद करके आ रहा है तो उनके लिए शुद्ध गेहूं का मतलब क्या होगा? कि उसमें पत्थर नहीं हो, कंकड़ नहीं हो। हर एक के लिए शुद्ध चीज का मतलब अलग है। शुद्ध पानी है बोल रहे हैं तो मतलब उसमें कचरा नहीं होना चाहिए, तो वो शुद्ध पानी होगा। समझ रहे हैं सब जने? लेकिन एक वैज्ञानिक से अगर आप पूछो कि भैया शुद्ध नमक का क्या मतलब है, या जैसे मान लो उसको पूछो कि शुद्ध पदार्थ का क्या मतलब है, तो बोलेगा एक ही तरह का पदार्थ होना चाहिए, उसमें दो पदार्थ भी नहीं होने चाहिए, तो उसको शुद्ध बोलेंगे। जैसे समझो हमारे लिए सोना सोना है, उसमें कॉपर मिलाया हुआ है, हमको तो लगता है शुद्ध है, लेकिन वैज्ञानिक बोलता है कि नहीं, इसमें सोना अलग करो और इसमें तांबा अलग करो, तो जाकर के हम इसको शुद्ध बोलेंगे। तो एक वैज्ञानिक के लिए, जैसे मान लो वैज्ञानिक से अगर आप पूछोगे ना, तो जैसे दूध में भी 4 चीजें हैं, पानी भी है ही दूध में, प्रोटीन भी है ही दूध में, वसा भी है ही दूध में, और उन सबके स्ट्रक्चर अलग हैं, सूत्र वगैरह अलग है, केमिकल फॉर्मूला अलग है। तो वैज्ञानिक के हिसाब से अगर देखें तो दूध भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं, शुद्धतम नहीं है, उसमें भी काफी सारी चीजें डली हुई है। लेकिन अगर हमारी मम्मी से जाके पूछोगे तो उनके लिए तो दूध पानी नहीं मिलाया हुआ होना चाहिए, वो शुद्ध है। लेकिन वैज्ञानिक से जाके बोलोगे, बोलेगा ना 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 भैया, दूध में कितनी चीजें हैं तो शुद्ध काहे से हुआ? ये तो मिश्रण है, मिक्सचर है, ऐसा बोलेगा वैज्ञानिक। तो समझ रहे हैं सब जने इस बात को? तो शुद्ध का मतलब अलग अलग है। तो इसीलिए क्या हमको यहां पर कुछ एक टर्मिनोलॉजी बनानी पड़ेगी, कुछ एक शब्दों को हम लोग काम में लेंगे समझाने के लिए हर चीज को। तो हमें उसी को ही पढ़ना है। पहले हमारी बुक में थोड़ा मैं कहूंगा कि बहुत साफ तरीके से नहीं लिखा है, और हम कोशिश करेंगे कि इसको बहुत ज्यादा साफ सुथरे तरीके से लिखेंगे। तो यहां देखो सब जने, तो अब सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर पदार्थ की। एवरीथिंग, हर एक वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जो कुछ ना कुछ जगह घेरती है। तो पदार्थ का हमने क्या कर रखा है? अलग अलग तरह से वर्गीकरण कर रखा है। ये जो मैं आपको समझा रहा हूं ना स्टूडेंट्स, ये आपको स्कूल में, ट्यूशन पे या कहीं पर भी संभावना बहुत कम है कि कोई इस तरह से समझाएगा। क्या पदार्थ के हमने 3 आधारों पर वर्गीकरण कर रखे हैं। कितने आधारों पर स्टूडेंट्स? 3 तरह से हमने पदार्थ का वर्गीकरण किया हुआ है। पहला हमारे पास में है अवस्था के आधार पर। क्या स्टूडेंट्स? अवस्था के आधार पर। अवस्थाओं के आधार पर। तो अवस्थाओं के आधार पर तो हम पढ़ चुके हैं, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं पदार्थ की कौन सी अवस्थाएं हमें मिलती हैं। तो पदार्थ की मुख्य रूप से हमें 3 अवस्था, मुख्य होती तो 5 है, 3 तो मुख्य हैं हमारे पास में। तो ये कौन सी हैं स्टूडेंट्स? तो ये है हमारे पास में ठोस, बोले तो सॉलिड, दूसरी है द्रव, बोले तो लिक्विड, और तीसरी है हमारे पास में गैस। ये तो हम पहले पाठ में पढ़ चुके हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ये क्या है? असल में पदार्थ ही तो है। ठोस बोले तो सॉलिड बोलेंगे, द्रव बोले तो लिक्विड बोलेंगे, और गैस GAS, गैस लिखेंगे। ठोस, द्रव और गैस, ये हमारे पास में पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। अवस्थाओं के आधार पर पदार्थ के 3 पार्ट हैं, 3 भाग हैं। इसको समझाने की जरूरत है क्या? ठोस के कण पास पास में होते हैं, द्रव के कण ठोस के तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस के कण बहुत दूर होते हैं। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, लेकिन द्रव के साथ में उसका आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है। जैसे मान लो 1 लीटर पानी है तो रहेगा तो 1 लीटर ही, लेकिन बोतल में डालोगे तो बोतल के जैसा आकार हो जाएगा उसका।
अगर उसको गिलास में डालोगे तो गिलास के जैसा हो जाएगा, जग में डालोगे तो जग के जैसा हो जाएगा, बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी के जैसा हो जाएगा, थाली में डालोगे तो थाली के जैसा हो जाएगा। आकार फिक्स नहीं होता। यहाँ दोनों फिक्स होते हैं और यहाँ पर दोनों ही फिक्स नहीं होते। एक गैस है, 1 लीटर गैस है, छोटे डब्बे में डालोगे तो उसमें रहेगी, खोल दोगे तो बड़े पूरे रूम में फैल जाएगी। तो उसका ना तो आयतन फिक्स है और ना ही उसका आकार फिक्स है। आकार भी बदल सकते हो, आयतन भी बदल सकते हो, आकृति और आयतन सब कुछ उसका आप बदल सकते हो। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास में, पदार्थ का दूसरा हमारे पास में किस तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, तो यह है परिवर्तन के आधार पर। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, हम लोग चेंजेस के आधार पर भी पदार्थ का एक तरह से अध्ययन करते हैं। क्लासिफिकेशन भी बोलना ठीक उचित नहीं है हमारे पास में यहाँ पर, परिवर्तन के आधार पर। तो ये भी हम लोग पढ़ते हैं, हमें इस चैप्टर में पढ़ना भी है। तो पदार्थ को हम लोग परिवर्तन के आधार पर भी पढ़ेंगे। परिवर्तन 2 तरह के हैं हमारे पास में, परिवर्तन स्टूडेंट्स 2 तरह के हैं हमारे पास में। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है हमारे पास में रासायनिक परिवर्तन। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है हमारे पास में रासायनिक परिवर्तन। मतलब आप यूं समझ लो कि इस चैप्टर में हमें ये सारी बातें हमें समझनी है। वैसे ये तो हम पहले ही समझ करके आ गए, ठोस द्रव गैस। अब जो भी बता रहा हूं वो सारा हमें समझना है। अच्छा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है अभी तो सुन लो एक बार, फिर जो है मैं आपको बताऊंगा आगे। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये होता है, भौतिक मतलब केवल बाहर से परिवर्तन आए। जैसे मान लो कि मेरे पास है ना, इसमें पानी था, अभी तो ढोल दिया, इसमें पानी भरा हुआ था। अगर मैं इस भरे हुए पानी को फ्रिज में ले जाकर रख दूं, क्या होगा, जम जाएगा। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, पानी का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, बचपन से पता है हम लोगों को। इसमें जो पानी भरा है उसका सूत्र H2O होगा। अगर इसको फ्रिज में रख के हम जमा दें और उसकी बर्फ बन जाए तो भी उसका सूत्र क्या होगा, बर्फ का सूत्र क्या होता है, H2O। तो मतलब केवल बाहर से पानी की शक्ल में फर्क आया है, पहले से लिक्विड है, फिर इसको जब फ्रिज में रख दिया तो वो तो जम गया, वो तो बर्फ बन गई। बोले भैया बात तो आप बिल्कुल बढ़िया कर रहे हो। अगर मान लो मैं उसी पानी को इतना गर्म कर दूं कि गैस बन के उड़ जाए, तो भी वो जो वाष्प बनी पानी की जो हवा में उड़ गई, उसका सूत्र क्या है, H2O। तो सूत्र नहीं बदल रहा, केवल बाहर से देखने में ऐसा लग रहा है कि वो चीज बदल गई। तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं उनको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आएगा अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, तो चिंता नहीं करनी अपने को। अच्छा, जैसे मान लो कि हमारे पास में नमक है, तो हम क्या नींबू पानी बनाते हैं घर में जब भी, तो नमक को पानी में घोलते हैं या शक्कर को डालते हैं। कोई लोग मीठा पीते हैं नींबू पानी, कोई लोग नमक वाला पीते हैं। तो उसको पानी में घोलते हैं तो क्या होता है, नमक के कण जो है पानी के ग्लास में गायब हो जाते हैं। ऐसा ही होता है, कहाँ गए, कहीं नहीं गए, वो वहीं पर ही है, पानी में ही है। पानी के जो अणु हैं उनके बीच में छोटी छोटी खाली जगहें होती हैं। पानी के अणुओं के बीच में H2O खूब सारे H2O हैं वहाँ पे, तो उनके बीच में थोड़ी थोड़ी खाली जगह होती है। तो नमक के कण और बारीक होकर छोटे छोटे होकर के उन जगहों में चले जाते हैं। लेकिन आप इसको अलग कर सकते हो, कैसे, आप एक काम करो, जाके है ना उसको पानी को, नमक वाले पानी को गर्म करो बहुत ज़्यादा, करते ही जाओ। तो क्या होगा, पानी भाप बन के उड़ता ही जाएगा। लास्ट में नमक बच जाएगा आपके पास में, क्योंकि नमक इतने कम तापमान पर गर्म करने पर गैस में नहीं बदलता। उसको गैस में बदलने के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा है, 700-800 डिग्री सेल्सियस। तो नमक नीचे बच जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। तो भौतिक परिवर्तनों में हमें देखने को मिलता है कि काफी बार उनको हम सामान्य विधियों से वापस घुमा लेते हैं, उल्टी दिशा में ले आते हैं उनको, उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। तो अपन पढ़ेंगे भौतिक प्रक्रमों के बारे में, तो ये भौतिक प्रक्रम होते हैं। लेकिन रासायनिक प्रक्रम ऐसे नहीं होते, रासायनिक प्रक्रम अलग होते हैं। जैसे कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे समझो, देखो कागज में खड्डा किया है। आज 10th क्लास में भी मैं ये चीज़ समझाया हूँ ना, 10th के पहले चैप्टर में भी यही चीज़ समझाते हैं केमिस्ट्री में। तो इसको मैंने अगरबत्ती से जला दिया आज। तो अब देखो समझो, कागज में हमारे पास में कार्बन होता है। कागज काहे से बनता है, लकड़ी से बनता है। लकड़ी में कार्बन होता है, कागज में भी कार्बन होता है, और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन कार्बन होता है। तो इसको जब जलाते हैं तो कार्बन जलता है। कार्बन जलता है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है। देखो कोई भी चीज़ दुनिया में जलती है तो हमेशा दिमाग में डाल दो कि उसकी ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया होती है, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। हाँ, मतलब वो धुआं निकलता है ना, ऐसे गाड़ी में हम पेट्रोल भी जलाते हैं तो वो बोलते हैं ना कि उससे प्रदूषण होता है। हमको तो नहीं दिख रहा, कहाँ है प्रदूषण।
अरे उससे ऐसी गैसें निकल रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और भी ऐसी ऐसी गैसें निकल रही हैं, तो वो फिर क्या करती हैं, प्रकृति में इकट्ठी हो जाती हैं, फिर वो हमारे लिए समस्या पैदा करती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि गाड़ियां ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए, ज़्यादा पेट्रोल नहीं जलना चाहिए, लेकिन क्या करें, वो तो जितना है धरती पे पेट्रोल जला के ख़त्म करके फिर ही मानेंगे हम तो कहने का मतलब मेरा ये है, रासायनिक परिवर्तनों में क्या होता है, कोई ना कोई नई चीज बन जाती है। जैसे कार्बन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई, कार्बन और ऑक्सीजन जब जले तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, हमारी नई चीज CO2 बन गई हमारे पास। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक प्रक्रम है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर अभी भी देखो हाइड्रोजन मतलब गैस बन रही है, इसमें देख पा रहे हो ऊपर बुलबुले जो उठ रहे हैं, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है इसमें और हाइड्रोजन गैस बन रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन गैस बन रही है। हाँ, इसमें हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो ये भी एक कैसी प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया। मतलब रासायनिक परिवर्तन का क्या मतलब हुआ, हमारे पास में एक ऐसा परिवर्तन जिसमें आप देखोगे ना कि पदार्थ की जो रासायनिक संरचना है ना वो बदल जाती है, मतलब अंदर जो सूत्र वगैरह होते हैं ना वो बदल जाते हैं, अंदर से चेंज आ जाता है। भाई भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, बाहर बाहर से बदलाव आता है, रासायनिक में अंदर से एकदम जो सूत्र होता है ना वही चेंज हो जाता है। जैसे अकेला कार्बन था, ऑक्सीजन से जुड़ने के बाद CO2 हो गया, ऐसा। तो ये हमारे पास में इनमें अंतर होता है, अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, टेंशन मत लो, आज एक तरह से परिचय ही चल रहा है ऐसा मान करके चलो आप लोग। अच्छा, इसमें तीसरा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो तीसरा यहीं पर हमारा जो मेन काम है वो शुरू हो रहा है, वो है शुद्धता के आधार पर, पदार्थ का अध्ययन शुद्धता के आधार पर, शुद्धता के आधार पर। तो ये हमें पढ़ना है शुद्धता के आधार पर। ये वाला वैसे अगर हम यहां नहीं भी लिखें तो चल जाएगा वैसे तो, कि परिवर्तन होते हैं पदार्थ में, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, तो उनको अगर हम यहाँ नहीं भी पढ़े तो भी चलेगा, लेकिन हाँ ऐसे लिख भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं बनाने को आता वहाँ पे, आपके समझने के लिए बस। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में अगला क्या है, इसका वर्गीकरण, शुद्धता के आधार पर पदार्थ को कितने कितने चीज़ों में तोड़ा है हमने, कितने कितने भागों में वर्गीकृत किया है। तो इसको हम लोगों ने स्टूडेंट्स 2 भागों में वर्गीकृत किया है शुद्धता के आधार पर। तो एक है हमारे पास में शुद्ध पदार्थ, एक तो है शुद्ध पदार्थ, और दूसरा बोलो 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 दूसरा क्या होगा, बोले अशुद्ध पदार्थ। नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग मिश्रण। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको हम लोग, व्हाट डू वी कॉल दिस, वी कॉल दिस मिश्रण। तो एक होता है हमारे पास में शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है हमारे पास में मिश्रण। ये सबको समझ में आई? ये हमें पढ़ना है अच्छे से, ये हमें पढ़ना है बहुत ही अच्छे से, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्धता के आधार पर शुद्ध पदार्थ अलग है और मिश्रण अलग होता है। तो इसको पढ़े अपन, यहां लिखना शुरू करते हैं हम लोग कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शुद्धता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, शुद्धता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। वैसे मैंने टेबल ही बनाऊंगा आपके नोट्स में, मैं आपको एक टेबल बनी हुई दूंगा, उसी में ही सारा लिखा होगा, लेकिन हाँ हम थोड़ा इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हमारे पास में क्या क्या है, यहाँ पर है शुद्ध पदार्थ है और दूसरा है हमारे पास में मिश्रण। वापस लिख लेते हैं, अब इनकी परिभाषाएं भी लिख लेंगे अपन, फिर इनके जो आगे वर्गीकरण है वो भी नोट डाउन कर लेंगे। तो हमारे पास में क्या क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर है शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ, और यहां पर है मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ का क्या परिभाषा होगी हमारे पास में, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे स्टूडेंट सब जने, इनको
और अधिक शुद्ध करने पर इनके गुण नहीं बदलते। शुद्ध पदार्थ मतलब क्या है, आप इसको जितना प्योरीफाई और करना है कर लो, इसके गुण नहीं बदलते। ऑन फर्दर प्योरिफिकेशन इसके गुणधर्म नहीं बदलते। इंग्लिश में देखो क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज ऑन फर्दर प्योरिफिकेशन। और अधिक इनको शुद्ध करने पर, ये पदार्थ की शुद्ध अवस्था है ना, और क्या शुद्ध करोगे उसको, तो बोले इसके गुण नहीं बदलते, और अधिक शुद्ध करने पर इसके गुणधर्म नहीं बदलते। क्या लिखें इसको हम लोग, गुण नहीं बदलते, जो है बस वही। आप सोचो और शुद्ध कर लें, और शुद्ध कर लें, और शुद्ध कर, नहीं नहीं, और शुद्ध नहीं होगा, बस जो है सो है। अभी आएगा, देखो आगे, टेंशन मतलब समझ में आएगा। जैसे दूध है तो उसको फिर इसके हिसाब से शुद्ध नहीं बोल सकते, उसमें तो पानी अलग हो जाएगा। और शुद्ध जैसे ही करेंगे, दूध को गर्म ही करेंगे तो पानी तो निकल जाएगा उसमें से बाहर। वसा चाहे तो हम उसमें से अलग कर सकते, प्रोटीन उसमें चाहे तो हम लोग अलग कर सकते। तो फिर वो शुद्ध कैसे हुआ, फिर वो साइंटिस्ट की नजर में शुद्ध नहीं हुआ। मम्मी के लिए शुद्ध हो जाएगा, लेकिन वो साइंटिस्ट की नजर में शुद्ध नहीं। अभी जो शुद्ध पदार्थ है ना स्टूडेंट्स, ये फिर हमारे पास में दो तरह का होता है। ये जो शुद्ध पदार्थ है हमारे पास में, ये फिर हमारे पास में दो तरह का होता है, और यही हमारे काम की चीज है। ये फिर हमारे पास में दो तरह का होता है। पहला होता है हमारे पास में, ये होता है तत्व, तत्व या एलिमेंट। ये पदार्थ की शुद्धतम अवस्था है। क्या है स्टूडेंट्स, पदार्थ की शुद्धतम, इससे शुद्ध नहीं हो सकता कुछ भी दुनिया में, अवस्था। इसे और अधिक शुद्ध नहीं कर सकते, और अधिक शुद्ध नहीं कर सकते। कर सकते, समझ में सबको। उदाहरण के लिए सोना, ये सोने का सिंबल होता है औरम। सोने को क्या बोलते हैं ग्रीक भाषा में, औरम बोलते हैं। तो उसका निशान तब से एयू चलता आ रहा है। गोल्ड ऐसे नहीं लिखेंगे, जी नहीं लिखते उसको, ठीक है। या जैसे चांदी हो गया, चांदी को अर्जेंटम बोलते हैं। या चलो इसको तो जानते हो, कॉपर सीयू होता है, कॉपर तांबा। या फिर हमने कहा आयरन लोहा। ये सारे क्या है, शुद्ध अवस्था है ना पदार्थ की। इसको कैसे शुद्ध करोगे यार। जैसे मान लो हाइड्रोजन है आपके पास में, या हीलियम है, चलो हीलियम, इसको और शुद्ध कैसे कर सकते हो। हीलियम गैस है अपने आप में, बस बात खत्म, प्योर है ना। और शुद्ध करने का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, नहीं कर सकते, बात खत्म, नहीं कर सकते। वेरी सिंपल, इसको और अधिक शुद्ध हम लोग नहीं कर सकते, ये है बात। ये हुआ हमारे पास में तत्व या एलिमेंट, ऐसा। इसका जो दूसरा हमारे पास में वर्गीकरण है इसी का शुद्ध पदार्थ का, वो है यौगिक। क्या है, यौगिक, या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड, तो कंपाउंड का उदाहरण लिख लो पहले एक बार आप। तो इसके उदाहरण होते हैं, जैसे हमारे पास में अगले पेज पे डेफिनेशन लिख लेंगे अपन। तो जैसे मान लो बड़ा सिंपल है कि आपने कहा H2O, NaCl नमक, मीथेन गैस है CH4 आदि आदि आदि। मतलब जो भी सूत्र आपने आज तक सुने, CO2, NaCl, MgCl2, CaCl2, AlCl3, तो कितने सारे सूत्र, कुछ तो सुने होंगे, कुछ तो भाई CO2 तो सुना ही होगा, H2O तो सुना ही होगा, ये तो सुना ही होगा। ग्लूकोज का सूत्र पढ़ा ही होगा आपने, C6H12 और O6 हमारे पास में ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो ये जो सारे सूत्र दिखते हैं ना आपको बड़े बड़े, मतलब ये क्या है, यौगिक हैं भाई। योग का मतलब क्या होता है, जुड़ना।
तो यौगिक का क्या मतलब ऐसा हुआ कि अगर कोई दो या फिर ज्यादा परमाणु, अब जैसे ये हमारे पास में शुद्ध तत्व है, परमाणु है उसका, तो अगर कोई दो या ज्यादा इस तरह के जो परमाणु हैं वो आपस में जुड़े, रासायनिक बंध बनाए, आपस में जुड़े और कोई नया चीज बना रहे हैं, तो उसको हम लोग यौगिक बोलते हैं। एक फिक्स मात्रा में जुड़ते हैं, जैसे CO2 बनेगा तो एक कार्बन जुड़ेगा, दो ऑक्सीजन जुड़ेंगे फिक्स मात्रा में। H2O बनेगा तो दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे, एक ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो जब किसी फिक्स मात्रा में कोई तत्व जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। ये भी प्योर है। CO2, अगर CO2 अपने आप में है, CH4 है या H2O है, तो ये प्योर है ना, अकेला ही है। तो अगर ऐसा, तो क्या लिखेंगे, फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स, या क्या इसकी परिभाषा हमें एक लाइन मिल जाती ना तो मैं यही लिख देता, लेकिन अब तो चलो मजबूरी है, तो इसको मेरे को अगले पेज पर ही लिखना पड़ेगा। तो हम यौगिक की परिभाषा को यहीं लिख देते हैं। तो ये यौगिक की परिभाषा हो जाएगी आपकी निश्चित संख्या में तत्वों के जुड़ने से बनते हैं। ठीक बात है। ये हमारे पास में यौगिक की परिभाषा हो गई। उदाहरण पीछे लिखी दी थी हम लोगों ने। तो फिक्स संख्या में रहेंगे। ऐसे नहीं होगा कि कभी H2O में हाइड्रोजन 2 आया तो ऑक्सीजन ने बोला अरे यार तू भी 2 मैं भी 2 जाता हूं, H2O2 कर लेते हैं। नहीं, फिक्स है, संख्या नहीं चेंज हो सकती। ऐसे NaCl है तो NaCl रहेगा। ऐसे नहीं हो जाएगा कि आज NaCl है कल Na2Cl2 हो जाए, ना, ऐसे कुछ नहीं होगा। तो ये शुद्ध पदार्थ हमारे पास में दो तरह का होता है, एक तो हो गया तत्व और दूसरा हो गया यौगिक। अब देखो तत्व में यह है कि इसको किसी भी तरह से आप कोई रासायनिक विधि लगा लो, गर्म कर लो, जला लो, किसी से अभिक्रिया करवा लो, या भौतिक विधि लगा लो, हथौड़े से मार लो, उसको पीट लो, खींच लो, ठोक लो, जो करना है कर लो, इसको और ज्यादा आप शुद्ध नहीं कर सकते। ना किसी रासायनिक विधि से कर सकते हो, ना ही किसी भौतिक विधि से इसको आप शुद्ध कर सकते हो। यौगिक समझ गए कि जब तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं आपस में तो वो क्या बनाते हैं, अलग अलग तरह के यौगिक बनाते हैं। और इस दुनिया में यौगिकों की संख्या अनंत है, इनफाइनाइट। ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम। वाह बोले भैया, वाह 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 वाह। तो यहां देखेंगे, अब हम पढ़ रहे हैं मिश्रण के बारे में। तो मिश्रण क्या होता है भैया? मिश्रण हमारे पास में यहां पर क्या है, अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो मिश्रण, मिक्सचर, मिश्रण ऐसा समझे कि कोई दो या ज्यादा यौगिक हमने लिए मान लो और उनको आपस में मिला दिया, लेकिन इन्होंने आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं की, कोई नई चीज नहीं बनाई मिलकर के, बस साथ में हैं, बस साथ में पड़े हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पानी लिया, उसमें नींबू डाल दिया। अब नींबू में हमारे पास में सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, उसका भी सूत्र है अपने आप में। तो वो अम्ल पानी से अभिक्रिया करके कोई नई चीज नहीं बनाता, बस वो उसमें होता है। जैसे आपने उसमें शक्कर भी डाल दी तो शक्कर का भी सूत्र है अपना कुछ ना कुछ, और पानी का भी सूत्र है। तो ये आपस में जुड़ करके कोई नई चीज नहीं बनाते, इनको अलग भी कर सकते हैं हम लोग चाहें तो। समझ में आ रही है सबको? तो ये क्या बना रहे हैं, एक मिश्रण। जो नींबू पानी हम पी रहे हैं वो क्या है, एक मिश्रण है, एक मिक्सचर है। हाँ, मिक्सचर नमकीन भी तो खाते हैं भैया, मूंगफली भी होती है उसमें, तले हुए वो भी होते हैं कुछ कुछ, वो भी तो मिश्रण है। हाँ वो भी मिश्रण है, सही बात है। अरे क्या बात है। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन सब्सटेंस थ्रू अनदर विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। तो देखो यहां पर क्या है, इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे कंपाउंड, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ जो कि आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते,
ये बहुत जरूरी बात है, मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं। सारी परिभाषाएं अपन ही बना रहे हैं यहां पर। देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या हो रहा है, दो तत्व मिले, उन्होंने रासायनिक अभिक्रिया की है, केमिकल बॉन्ड बनाया है। केमिकल बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। H2 को तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए। NaCl में Na+ और Cl- को अलग करने के लिए एनर्जी चाहिए। CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन को अलग करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो ये एक रासायनिक बंध से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि दो ऐसे पदार्थों को मिलाओ, जैसे मान लो यार आपने नमक उठाया और उसमें आपने एक और कोई पाउडर मिला दिया, अब वो बस साथ में पड़े हैं, वो उन्होंने केमिकल रिएक्शन थोड़ी की। जैसे समझो हमारे पास में क्या होता है, जो सोने चांदी वाले जो होते हैं दुकान वाले, वो सोना प्योर नहीं देते। प्योर सोना तो मुलायम होता है, मुड़ जाता है, तो वो लोग उसमें थोड़ी सी फेट मिलाते हैं, फेट बोलते हैं वो लोग उसको। वो थोड़ा सा उसमें चांदी मिला सकते हैं, या फिर वो लोग उसमें थोड़ा सा तांबा मिलाते हैं, ये कोई मतलब और चीज उसमें मिलाई जाती है ताकि वो थोड़ा सा कठोर हो जाए। तो अब क्या है, अगर मान लो चांदी मिलाई, तो चांदी और सोने ने मिलकर के कोई नई चीज नहीं बनाई। चांदी चांदी है, सोना सोना है, बस वो मिक्स हो गए, साथ में मिक्स होकर के पड़े हैं। जैसे पानी और शक्कर, तो पानी और शक्कर ने आपस में केमिकल रिएक्शन करके, रासायनिक अभिक्रिया करके कोई चीज नहीं बनाई, नहीं, बस क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन ना होकर के बस वो साथ में पड़े हुए हैं। तो ऐसी चीज क्या बनती है, मिश्रण बनाती है। कि ऐसे दो या दो से ज्यादा कोई पदार्थ लो, उनको मिक्स करो और वो आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं कर रहे हैं, तो वो मिश्रण का निर्माण करते हैं। भैया क्या, अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब ये तुम्हारा जो मिश्रण है ना, ये भी दो तरह का होता है। भैया क्या आप तो मतलब गुस्से में ही आए हो क्या आज? अरे ऐसा ही है, तुम्हारी कॉपी में तो बड़ी जगह होगी ना, तो उसके नीचे लिख लेना। मिश्रण हमारे पास में दो प्रकार होते हैं। मिश्रण के हमारे पास में स्टूडेंट्स है दो प्रकार होते हैं, ऐसा। नेक्स्ट पेज पे लिखें फिर। बड़े सिंपल प्रकार होते हैं, टेंशन नहीं लेना। फिर अपन एक है ना सिंपल में ऐसे टेबल भी बना देंगे। वैसे मेरे को पता है क्या करना चाहिए था, पहले केवल आपको मैं टेबल लिखवा देता और फिर जो है हम इसको डिटेल में पढ़ लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास में, यहाँ पर देखो सब जने, तो मिश्रण चल रहा है इधर। मिश्रण दो प्रकार का है, तो इसमें एक है हमारे पास में समांगी मिश्रण। कौन सा? समांगी मिश्रण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। क्या बोलते हैं? GENOUS मिक्सचर। मिश्रण मतलब मिक्सचर, तो होमोजेनस मिक्सचर। यही ना स्पेलिंग होमोजेनस की, HOMOGENEOUS, NEOUS, GENEOUS। यहाँ पे ई भी आएगा। अंग्रेज चले गए, बिगड़ी हुई अंग्रेजी छोड़ गए, EOUS। तो होमोजीनस मिक्सचर, नाम से समझो ना, समान। जैसे मान लो, समझो आपने नींबू पानी बनाया, उसमें 2 चम्मच आपने शक्कर घोल दी, तो अब आप उसको ऊपर से पियो तो भी उतना ही मीठा है, बीच में से पियो तो भी उतना ही मीठा है, सबसे नीचे से जाके पियो तो भी उतना ही मीठा है। नीचे तो हो सकता है कि आपकी शक्कर पूरी घुली ना हो तो वो ज्यादा मीठा लगे, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं जब शक्कर पूरी घुल जाए, तो उस केस में आप उसको कहीं से भी पी करके देख लो, उतना ही मीठा लगता है। सही बात है। तो वो एक समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण है मतलब उसकी जो सांद्रता है वो पूरे मिश्रण में एक समान है। सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन। कहीं कहीं होता है, जैसे मान लो समझो कि एक पानी का ग्लास है, उसमें हमने 3 चम्मच शक्कर डाली है, एक पानी का ग्लास है, उसमें हमने 1 ही चम्मच डाली है, तो कौन सा ज्यादा मीठा होगा? ये वाला ज्यादा मीठा होगा। तो इसको ऊपर पियोगे तो भी उतना ही मीठा, बीच में पियोगे तो भी उतना ही मीठा, नीचे पियोगे तो भी उतना ही मीठा। तो इसका मतलब इस पूरे ग्लास में शक्कर की जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, या मतलब शक्कर का जितना हमने मात्रा डाली है वो पूरे में बराबर बराबर फैल गई है। इसमें भी ऐसा ही होगा, पियेंगे इसको, इससे थोड़ा कम मीठा होगा, लेकिन हाँ ऊपर भी उतना ही, नीचे भी उतना ही, बीच में भी उतना ही, हर जगह उतना ही। लेकिन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो ये वाला ज्यादा मीठा है। और ज्यादा मीठा का मतलब है कि यहां पर शक्कर की मात्रा ज्यादा है, सांद्रता ज्यादा है, इसीलिए मिठास ज्यादा है।
ये सांद्रता शब्द को डालो दिमाग में, कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे हर एक थोड़ी जगह में ज्यादा शक्कर आई है, क्योंकि 3 चम्मच डाले हैं सेम गिलास में, यहाँ पे 1 ही चम्मच डाला है। समझ गए क्या समझना इस बात को? तो यहां देखेंगे हमारे पास में होमोजेनियस मिक्सचर क्या है हमारे पास में, थ्रू आउट द मिक्सचर, तो हम कहेंगे वह मिश्रण जिसमें अवयवों की सांद्रता सर्वत्र समान होती है, हर जगह पर समान होती है। वह मिश्रण जिसमें अवयवों की सांद्रता हर जगह पर समान है। जैसे वही है ना, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में हमने क्या लिखा, उदाहरण के लिए नींबू पानी, या लेमोनेड बोल सकते हो आप उसको। पूरा पी के देख लो, पूरे में टेस्ट जो है शक्कर, मतलब शक्कर पूरे में समान रूप से घुली है, ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। या जैसे इसका एक और उदाहरण हमारे पास में क्या होता है, मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होती है, जैसे कोई धातु होती है ना, जैसे हमारे पास लोहा होता है, तो लोहा सॉफ्ट होता है, असली जो प्योर लोहा होता है ना, जिसको हेमेटाइट से या दूसरे अयस्कों से निकाला जाता है, पढ़ोगे आप इन सब चीज़ों के बारे में आगे। धरती से जो असली लोहा प्राप्त करते हैं हम, वो सॉफ्ट मुलायम होता है, वो इतना ठोस नहीं होता, तो उसमें थोड़ी सी मात्रा कार्बन की मिलाई जाती है पूरे में, तो वो पूरा सॉलिड हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि इधर वाला तो सॉलिड हो गया, इतनी बड़ी लोहे का टुकड़ा है, ये वाला तो सॉलिड हो गया, ये तो अभी भी पतला ही है, ऐसे ढीला ही है, सॉफ्ट है, ऐसा नहीं होगा। वो पूरा फिर कैसा हो जाएगा, समांगी मिश्रण बनेगा वो। जैसे मैंने आपको बोला कि सुनार जो होते हैं वो सोने में चांदी भी मिलाते हैं, तो तांबा भी मिलाते हैं, तो वो चीज समांगी मिश्रण का उदाहरण है। वो समान मात्रा में एकदम पूरा फैलता है पूरे में, ऐसा नहीं है कि इधर मिला देंगे। अब जैसे मान लो कि कोई ना ऐसे वो ऐसे पहनते ना, महिलाएं पहनती है ऐसे शादियों वादियों में, ऐसे बड़े बड़े ऐसे सोने होने के सेट, ऐसे राजा महाराजा टाइप ऐसे चलता है एकदम मामला। अब मान लो कि सुनार ने उसको बनाया, तो इधर तो उसने चांदी प्रॉपर मिलाई, तो इधर तो टाइट है, ठोस है, और इधर वाला में मिली नहीं, तो वो तो पिचक ही गया। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे टेढ़ा ही हो गया वो, तो पूरा एक जैसा ही रहेगा वो, तो ऐसा। तो ये इसके उदाहरण हो गए हमारे पास में। अच्छा, दूसरा इसमें जो प्रकार है स्टूडेंट्स हमारे पास में, वो है विषमांगी मिश्रण। कौन सा, विषमांगी। विषमांगी मिश्रण का अंग्रेजी में नाम है क्या, हेटेरोजेनस। GENEOUS, और मिक्सचर तो ठीक है, लिख लेंगे क्या है, मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो हेटेरोजेनस बस इसके जैसा नहीं है, सिंपल। जैसे मैंने आपको मिक्सचर नमकीन का उदाहरण दिया था, तो हम स्कूल में क्या होता था, लंच खाते थे, जब बैठते थे दोस्त सारे, तो एक दोस्त को ये ना नमकीन लाता था, लाते ही ना नमकीन तो मेरे को भी बड़ी पसंद है, तो उसमें क्या होता है कि मूंगफली के दाने होते हैं कहीं कहीं पर, तो हम सारे दोस्त क्या करते थे, ऐसे ऐसे करके उसकी मूंगफलियाँ निकाल लेते थे, सारी मूंगफली खा लेते थे पहले ही। तो इसका एग्जाम्पल क्यों दिया आपको, जैसे मिक्सचर नमकीन है, तो उस नमकीन में काफ़ी बार क्या होता है, किसी एक ही हिस्से में मूंगफली के दाने ज़्यादा होते हैं और दूसरी जगह पे मूंगफली होती नहीं है, तो मतलब है तो वो मिश्रण, मिक्सचर, लेकिन कहीं भी कुछ भी कितनी भी मात्रा में, कोई फिक्स्ड मात्रा नहीं है, फिक्स्ड प्रपोर्शन नहीं है। जो भी उसके अवयव हैं, अवयव मतलब उसके अंग, उस मिश्रण में जैसे 10 चीज़ें, हो सकता है मूंगफली भी है, हो सकता है काजू भी है, हो सकता है उसमें वो हरे हरे ऐसे होते हैं ना, ऐसे गोल गोल थे खाने के, वो भी हैं उसमें, हो सकता है उसमें पापड़े भी हैं छोटे छोटे से ऐसे, वो बेसन के जो तले हुए होते हैं वो, हो सकता है उसमें थोड़े से ना सेम के दाने भी हैं, हो सकता है उसमें और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ढेर सारी चीज़ें। तो कभी कहीं पर कुछ ज़्यादा हो जाएगा, कभी कहीं पर कुछ ज़्यादा हो जाएगा, कभी कहीं पर कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो ये किसका उदाहरण है हमारे पास में, विषमांगी मिश्रण का। यहाँ जैसे चलो और उसका उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो हम क्या करें, मिट्टी का एक मुट्ठी ले और एक मुट्ठी में हम लोग गेहूं के दाने लें और दोनों को मिला दें, तो कहीं पर ऐसा हो सकता है मिट्टी ज़्यादा मिलेगी, गेहूं कम मिलेगी, गेहूं ज़्यादा मिलेगी, मिट्टी कम मिलेगी। जैसे मान लो मैंने ऐसे रैंडमली ऐसे अंदाजे से ऐसे उठा लिया गेहूं और मिट्टी मिक्स, तो क्या इसमें गेहूं के जो दाने हैं और जो मिट्टी के दाने हैं वो सब सेम होंगे क्या? ऐसा कोई गारंटी कर ही नहीं सकते अपन। तो ये कैसा मिश्रण हो गया हमारे पास में, विषमांगी मिश्रण हो गया।
तो इसका हमारे पास में क्या परिभाषा हो जाएगी कि ऐसा मिश्रण है जिसके अवयवों की सांद्रता हर जगह समान नहीं होती, पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होती, जिसके अवयवों की सांद्रता पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होती। कहीं पर कोई चीज ज्यादा मिलेगी, कहीं पर कोई चीज ज्यादा मिलेगी। तो ये हमारे पास में हेटेरोजेनस मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं। स्टूडेंट सबको समझ में आई क्या? और इसके अपन ऐसे मैं लिख दूं कि ना, ये वाला लिख के आ जाना, क्या 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 मिक्सचर नमकीन, टीचर खड़ा कर दे जरा भाई, खड़ा हो हैं, ये लिखेगा तो पेपर में, ये सिखाया तेरे को? तो इसके अपन बढ़िया एकदम एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। तो इसका हमारे पास में एग्जाम्पल है हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। तेल और पानी मिला दिया, नमक और हमने पानी मिला दिया, सॉरी नमक और पानी नहीं, मिट्टी और पानी हो गया। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास में हो गया मिट्टी प्लस पानी, मिट्टी प्लस पानी हो गया। या जैसे और हो गया हमारे पास तेल प्लस पानी हो गया। तो अब देखो तेल और पानी को कभी मिला करके देखो आप, घुलते हैं क्या? नहीं घुलते। तेल ऊपर ऊपर पड़ा रहता है, पानी नीचे नीचे पड़ा रहता है, तो मिश्रण बना ही नहीं, वो समांगी तो वैसे ही नहीं हुआ वो। और क्या उदाहरण है देखो हमारे पास, खूब सारे उदाहरण पढ़ के बताता हूँ आपको। केरोसिन और पानी मिला दो, पानी और विनेगर, ऑयल और विनेगर मिला दो, सॉलिड अर्थ एंड लिक्विड वाटर, स्मॉग, एरोसॉल, सोडा, पानी और CO2, जो कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं वो भी हमारे पास में विषमांगी ही का ही उदाहरण है। उसमें भी कहीं कहीं पर गैस ज़्यादा होती है, कहीं कहीं पर जो है गैस कम हमें महसूस होती है। तो ऐसे खूब सारे हमारे पास में उदाहरण है आदि। वो भी जो मैंने बताया ना, आप ऐसे लिख सकते हो, दालें मिला दी सूखी और चावलों के दाने मिला दिए सूखे, ऐसे लिक्विड वाली नहीं कह रहा मैं। तो वो क्या है? विषमांगी है। कहीं पर दाल के दाने ज़्यादा होंगे, कहीं पर चावल के दाने ज़्यादा होंगे। तो ये हमारे पास में विषमांगी का एग्जाम्पल है। समझ गए क्या सब जने इस बात को? बोलो समझ गए क्या? तो अब एक बार मैं आपको रिवीजन कराता हूँ। देखो हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ देखेंगे सब जने। हमने एक टेबल बना लो आप ऐसे। हमने पढ़ा पदार्थ से, हमने शुरू किया, पदार्थ का अध्ययन हमने शुरू किया। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि अवस्था के आधार पर इसका वर्गीकरण है 3 में। अवस्था के आधार पर तो इसमें एक है हमारे पास में ठोस, एक है हमारे पास में द्रव, और एक है हमारे पास में गैस। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? दूसरा हमने पढ़ा परिवर्तन। तो परिवर्तन के आधार पर अगर आप देखेंगे हम क्या क्या पढ़ते हैं पदार्थ के बारे में, तो परिवर्तन के आधार पर एक है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, और एक है हमारे पास में रासायनिक परिवर्तन। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, रासायनिक परिवर्तन। फिर हम लोगों ने तीसरा पढ़ा शुद्धता के आधार पर। किसके आधार पर? शुद्धता के आधार पर। तो शुद्धता के आधार पर हमने 2 प्रकार पढ़े। 2 कौन से पढ़े? एक तो पढ़ा हमने शुद्ध विलयन, सॉरी शुद्ध पदार्थ, और एक हमने पढ़ा मिश्रण। अब इसमें हम और आगे गए। शुद्ध पदार्थ फिर फर्दर हमारे पास में 2 प्रकार के हैं। ये होते हैं हमारे पास में, कलर और चेंज कर लेते हैं, येलो ले लेते हैं अपन यहाँ पे। तो शुद्ध पदार्थ हमारे पास में 2 तरह के हैं। एक तो है तत्व है, एलिमेंट है, और एक है आप लोगों के पास में तत्व के अलावा होता है यौगिक या कंपाउंड। वैसे एक और चीज़ होती है अणु, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, अच्छे से बताऊंगा मैं आपको। तो तत्व है और यौगिक है। फिर हमने मिश्रण में भी यहाँ पर 2 तरह के मिश्रण पढ़े। 2 तरह के मिश्रण कौन से हैं? तो एक है आपके पास में समांगी मिश्रण, होमोजेनस समांगी, और एक है विषमांगी, हेटेरोजेनस। एक है समांगी और एक है विषमांगी। तो इसको एक बार सुन लो
ठोस द्रव गैस के बारे में पता ही है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन अच्छे से आगे पढ़ेंगे, ये वाला हमने अभी पढ़ा। तो शुद्ध पदार्थ को आप और ज़्यादा शुद्ध नहीं कर सकते, फिर आप भौतिक विधि लगा लो, रासायनिक विधि लगा लो। इसका एक उदाहरण है हमारे पास में प्रकार है तत्व। तत्व मतलब जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो सारे हमारे पास में प्रकृति में आज तक 118 के लगभग तत्व ज्ञात हैं। कितने? 118। उन 118 तत्वों से मिलकर के ही पूरी ब्रह्मांड बना है, पूरी दुनिया बनी है अभी तक हमारी समझ में जो है। जैसे ऑक्सीजन एक तत्व है, हाइड्रोजन एक तत्व है, हीलियम एक तत्व है, सोडियम एक तत्व है, पोटेशियम एक तत्व है, मैग्नीशियम एक तत्व है। ये सारे क्या है? आयरन, लोहा एक तत्व है, सोना एक तत्व है, चांदी एक तत्व है। इनसे मिलकर के पूरी दुनिया बनी है अभी तक जो हम समझे। तो ये शुद्धतम अवस्था है। उसको और ज्यादा शुद्ध क्या, सोने को और शुद्ध कैसे करोगे यार? सोना सोना है, सारी अशुद्ध निकाल दी उसमें से, अब तो सोना ही है ना बस। ऐसे यौगिक क्या होते हैं? जब कोई तत्व, कुछ एक तत्व एक निश्चित मात्रा में मिलते हैं तो उनको हम लोग यौगिक बोलते हैं, और रासायनिक बंध से जुड़ते हैं जब वो, तो उनको हम लोग यौगिक बोलते हैं। जैसे हमारे पास में CO2 हो गया, NaCl हो गया, H2O हो गया हमारे पास में, O3 हो गया हमारे पास में, तो ये सारे क्या होते हैं हमारे पास में? यौगिक होते हैं। ये सिंपल हो गया, समझ में आ गया। ये भी शुद्ध अवस्था है भाई। पूरे रूम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी तो शुद्ध ही है ना। पूरे रूम में शुद्ध पानी भरा हुआ है, पूरी टंकी में शुद्ध H2O है और कुछ भी नहीं, तो शुद्ध ही हुआ ना यार। वो तो केवल H2O ही तो है उसमें, और कुछ थोड़ी। ये हो गया हमारे पास में पॉइंट। फिर है समांगी और विषमांगी हमारे पास में मिश्रण। मिश्रण के प्रकार, तो मिश्रण तो क्या है? हमने पहले डेफिनेशन बता दी थी कि मिश्रण क्या है हमारे पास में? जब दो या दो से ज्यादा ऐसे पदार्थ आपस में मिले जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेंगे, केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना, तो वो क्या बनाते हैं? मिश्रण बनाते हैं। मिश्रण दो तरह का है, समांगी और विषमांगी। समांगी तो क्या हो गया? हर तरफ सेम होगा उसका, जैसे जो कंपोजिशन है वो पूरे में सेम होगा, पूरे मिश्रण में। जैसे मान लो हमने लेमोनेड, नींबू पानी बनाया, या हमने शक्कर घोल दी पानी में केवल, या हमने मान लो कुछ भी ऐसा अल्कोहल को पानी में मिला दिया, तो पूरे में बराबर घुल जाएगा। जितना शक्कर ऊपर पानी में होगी उतनी शक्कर बीच में, उतनी शक्कर नीचे पानी में होगी। विषमांगी में क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। जैसे आपने मिट्टी और तेल को मिला दिया, मिट्टी और पानी को मिला दिया, तो मिट्टी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी जाके, पानी पानी ऊपर, तो वो पूरे में सेम मात्रा नहीं फैली हुई है आपके अवयवों की, घटकों की, तो वो विषमांगी का उदाहरण हमारे पास में हो गया। अब उसके बाद आगे और हमें क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स? तो आगे हमें पढ़ना है तत्व का और वर्गीकरण। तो तत्व हमारे पास में कितना वर्गीकरण है इसका? तत्व का जो हमारे पास में एक वर्गीकरण है मोटा मोटा, वो है धातु, अधातु और एक बीच में हमारे पास में आता है उपधातु, मेटलॉइड। उपधातु, धातु और अधातु के बीच में थोड़े से तत्व हैं जिनको हम लोग उपधातु बोलते हैं। वैसे वर्गीकरण और तरह से भी कर रखा है हमने, अम्ल, क्षार, लवण के रूप में भी कर रखा है यौगिकों का वर्गीकरण, या फिर जैसे हमने और वर्गीकरण धातु अधातु के रूप में कर रखा है। 10th में हम लोग हर तरह से उसको पढ़ते हैं, 10th क्लास में पढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में। समझ में आया क्या सबको वाली बात? क्या सबको वाली बात समझ में आई कि कितना शानदार कॉन्सेप्ट है, कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। फिर यहीं हमारी बात जो है खत्म नहीं हो रही मेरे दोस्त। फिर हमारे पास में मिश्रण जो है ना, हमें इस चैप्टर में उसके भी आगे पढ़ना है, उसमें भी आगे पढ़ना है। तो जैसे समांगी मिश्रण है, तो समांगी मिश्रण में हमें पढ़ना है यहाँ पर इस चैप्टर में विलयन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? विलयन के बारे में। और विषमांगी मिश्रण में हमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक तो हमें पढ़ना है कोलोइड के बारे में पढ़ना है, और दूसरा हम लोगों को पढ़ना है निलंबन के बारे में, सस्पेंशन के बारे में। तो ये बुक में देखोगे ना तो इस तरह का कोई चार्ट नहीं दिया हुआ है बुक में, तो बस चल रहा है, वो यहां से चालू कर देगा, तत्व पढ़ा देगा, यौगिक पढ़ा देगा, कोलोइड, विलयन और निलंबन पे आ जाएगा सीधा ही, फिर वो आपको ये पढ़ा देगा। मतलब उसका कोई हाथ पैर नहीं है, कुछ भी वो पढ़ाता रहेगा। अब हम पढ़ लेंगे, बुक के सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये हमें सारा पढ़ना है। हमें ये भी अब पढ़ेंगे धातुओं के गुणधर्म क्या हैं, उपधातुओं के गुणधर्म क्या हैं, अधातु क्या होती है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि विलयन क्या है, कोलोइड क्या है, निलंबन क्या है। लेकिन अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया ना यहां तक, उसको समझना जरूरी है, आगे का इतना टेंशन वाली बात नहीं। तो अगर आपको जरूरत लगे तो मैं बोल रहा हूं कि आज के वीडियो को एक बार और देख लेना, मैं ज्यादा नहीं ले रहा इसको आगे और, क्योंकि घोपड़ा मेरे को पता है आपका घूम गया होगा। लेकिन अगर एक बार और वीडियो देख लोगे, थोड़ा और समझ लोगे, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें, है ना, कोई डाउट बचेगा नहीं आपका। तो बस इतनी सी बात है स्टूडेंट्स, इतनी सी बात कह करके हम आज की इस कक्षा को विराम देंगे
और मिलेंगे आपसे आगे के लेक्चर में। अच्छा, हम बताएं आपको कि राहुल सचवानी नाम से यूट्यूब पर भी एक चैनल है और इंस्टाग्राम भी अगर आप चलाते हैं तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर यूट्यूब पर ना हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करते हैं जो स्टूडेंट्स के फ्यूचर से रिलेटेड हैं। जैसे अगर आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या कुछ और करना है तो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास में हैं, तो वो सारे इस तरह के बड़े बड़े इंटरेस्टिंग वीडियो मेरी कोशिश रहती है कि यहाँ बनाऊँ। राहुल सचवानी नाम से चैनल है यूट्यूब पर, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं, उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। बाकी तो मस्ती से पढ़ाई करो और मिलेंगे आपसे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।